हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 22। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और नॉट चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करंट रेशियो इज 1:1 एंड 0.8:1। दो सिचुएशन दी हुई है, एक में करंट रेशियो आपका 1:1 है। फिर आपको ये सारे केसेस पढ़ के बताने हैं कि आपका करंट रेशियो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या फिर नॉट चेंज होगा। ठीक है। सेकंड आपको पार्ट दिया हुआ है, उसमें आपका करंट रेशियो है 0.8:1। फिर आपको उसके बेसिस पे बताना है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे 22 का फर्स्ट पार्ट 1:1। ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को कैश पे किया। कैश पे करने से हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों डिक्रीज़ हुए सेम अमाउंट से, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है बिल पेबल्स डिस्चार्ज। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, डिस्चार्ज मतलब हमने उसे पे कर दिया है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी मेरी डिक्रीज़ हुई और करंट एसेट्स भी मेरे डिक्रीज़ हुए सेम अमाउंट से, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नो चेंज। फिर थर्ड है बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। ठीक है। अब इसमें बताया है कि हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल था जो हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होता है, बिल रिसीवेबल। वो हमने एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को। अगर हमने अपना बिल्स रिसीवेबल किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया तो हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है। और हमारे करंट एसेट्स, क्योंकि हमारा बिल्स रिसीवेबल एसेट था, वो हमारे से चला गया है, तो वो भी हमारे करंट एसेट्स में डिक्रीज हो गए। तो यहाँ भी हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं, तो आपका करंट रेशियो चेंज नहीं होगा। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं। अब गुड्स परचेज़ किए तो हमारे पास स्टॉक आया। स्टॉक आया तो मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुए। साथ ही मैंने क्रेडिट पे परचेज़ किए तो क्रेडिटर्स मेरी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, वो इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हुए हैं, तो नेट कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने कैश पे करके कुछ गुड्स खरीदे हैं। अब उससे क्या हुआ, मेरे करंट एसेट्स में देखो गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन खरीदे हैं तो कैश का बैलेंस भी तो डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक एसेट बढ़ रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नो चेंज। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। ठीक है, हमने एक बिल एंडोर्स किया था अपने क्रेडिटर को, वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, डिसऑनर मतलब पेमेंट नहीं हो पाई है, रिजेक्ट हो गया बैंक से। अब क्या होगा, दोबारा से वो बिल रिसीवेबल हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, वो जो एंट्री हमने की थी क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर टू BR, वो रिवर्स हो जाएगी। तो दोबारा से हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो नो चेंज आएगा। ठीक है। फिर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल था हमारा कुछ, उसकी हमने पेमेंट करी तो करंट लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज हुई और करंट एसेट्स भी डिक्रीज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे नो चेंज। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹25,000। हमारे पास करंट एसेट्स में स्टॉक की वैल्यू थी 20,000। अब ये गुड्स हमने बेच दिए मार्केट में, तो हमारे ये स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन साथ ही हमारा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 25,000 से। तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। तो नेट जो हमारे करंट एसेट्स में चेंज आया वो है 5,000 का। तो करंट एसेट्स मेरे यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो अगर करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव होगा। ठीक है। फिर है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹22,000, बुक वैल्यू 25,000। ओल्ड फर्नीचर था मेरे पास, वो मैंने 22,000 में सेल कर दिया। अब जो पैसा होगा वो कैश की टर्म में मेरे पास आएगा, कैश की फॉर्म में, कैश या बैंक की फॉर्म में, जिससे मेरा करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे 22,000 से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है,